हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि मेरे इस कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपडेट हों आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। यहाँ पे शब्द आ रहा है पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं सपोज दैट क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो इसका एक केंद्र भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी का केंद्र है तो ये पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचनाओं के बारे में आज हम समझेंगे। अभी तक की सबसे बड़ी डील, यानी हम बात करें तो सबसे गहरी ड्रिल, यानी सबसे गहरी ड्रिल या खुदाई, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, खुदाई। सबसे गहरी ड्रिल की बात किया जाए तो अभी तक ये हुआ है आर्कटिक महासागर के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोला क्षेत्र। कोला क्षेत्र, यहां पर 12 किलोमीटर की ड्रिल की गई है। अब तक की सबसे गहरी ड्रिल है ये। 12 किलोमीटर तक ही हम पहुंच पाए हैं इसके आंतरिक भाग पर। और अगर बात किया जाए ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी के माध्यम से हम अधिकतम 60 किलोमीटर तक ही पहुंच सकते हैं, इसके आगे नहीं पहुंच पाएंगे। यानी अगर इसके आंतरिक भाग तक पहुंचना है तो 60 किलोमीटर तक पहुंचेंगे, उसके बाद नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज और आप जान लें कि अगर इसके अंदर जाते हैं ना, यानी इसके आंतरिक भाग में, अगर आंतरिक भाग में किसके, पृथ्वी के, अगर हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं तो टेम्परेचर जो है ना वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो टेम्परेचर यानी तापमान जो है, तापमान में वृद्धि होती है। और ये कहा गया कि प्रत्येक 32 मीटर जैसे हम पहुंचेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी 32 मीटर अगर इसके आंतरिक भाग में पहुंचे तो 1 डिग्री, फिर 32 मिनट पहुंचे फिर 1 डिग्री, फिर 32 पहुंचे फिर 1 डिग्री। ये जो है ना, ये एक निश्चित डिस्टेंस तक ही तापमान बढ़ता है, फिर उसके बाद ये समान हो जाता है, नहीं बढ़ता है। ये एक निश्चित दूरी तक ही बढ़ता है। अब कुछ जो भूवैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिकों ने स्रोतों के माध्यम से आंतरिक संरचना को समझने के प्रयास किए, जिसमें इन्होंने 2 प्रकार के स्रोतों के बारे में बताए। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको समझने के लिए स्रोतों के माध्यम से समझने की कोशिश की। स्रोतों के माध्यम से समझने की कोशिश की। इसमें 2 प्रकार के स्रोतों का जिक्र किया। एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरे स्रोत के बारे में बताया जो था अप्राकृतिक स्रोत। एक के बारे में बताया प्राकृतिक स्रोत और एक ने बताया अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में इन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक स्रोत से आंतरिक संरचना के बारे में हम ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त कर सकते हैं, या कि ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से हम आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। यह है प्राकृतिक स्रोत में। एक और इसमें आ जाता है, वो है भूकंप के माध्यम से। यानी एक तो बता दिया ज्वालामुखी उद्गार से और एक बता दिया भूकंप। भूकंप, यहाँ पे भूकंप शब्द जो है ये भूकंप विज्ञान से संबंधित है। भूकंप मतलब भूकंप नहीं, भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान में इससे कैसे संबंधित है, इसमें ज्यादातर हमको सफलता जो मिली है वो मिली है भूकंप विज्ञान से। इससे इसका मतलब क्या है, भूकंप विज्ञान में हम भूकंपी यानी जो तरंगे होती है ना, तरंगों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसके आंतरिक संरचना कैसी होगी, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी। फिर इसके बारे में अप्राकृतिक स्रोत की अगर बात किया जाए तो अप्राकृतिक स्रोत में 3 प्रकार के बताए। सबसे पहले दाब,
प्रेशर, दाब, ताप, टेम्परेचर, दाब के बारे में बताया, ताप के बारे में बताया, और एक चीज जो है वो है क्या है, घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बताया। अप्राकृतिक स्रोत में हम इसकी आंतरिक संरचना को कैसे समझ सकते हैं, दाब के माध्यम से, प्रेशर, ताप के माध्यम से, टेम्परेचर, और घनत्व यानी डेंसिटी के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे इससे समझ सकते हैं, और एक चीज आप जानते हैं कि घनत्व जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है दाब के, यानी अगर घनत्व मेरा बढ़ता है तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब जो है, अगर दाब बढ़ रहा है तो हमारा ताप भी बढ़ेगा, दाब भी प्रोपोर्शनल टू ताप होता है। यानी डेंसिटी जो है वो प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती, यानी अगर दाब बढ़ेगा तो दाब, अगर घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, घनत्व घटेगा तो दाब भी घटेगा। और इसी तरह से प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के भी समानुपाती, यानी दाब जो है वो ताप के समानुपाती, अगर दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा घटेगा तो ताप भी घटेगा। इससे एक चीज कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें धातुओं की बात होगी, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स या फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स ऐसे कुछ होंगे, तभी तो यहाँ पे दाब, घनत्व और ताप की बात हो रही है। तो उन्होंने, भूवैज्ञानिकों ने एक चीज ये मालूम किया कि इन्होंने इस अध्ययन से ये पता किया कि कहीं ना कहीं आंतरिक संरचना में धातुओं से कोई संबंधित चीजें होंगी, यानी धातुएं पाई जाती होंगी। इसी तरह से, इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि घनत्व, दाब और ताप जो है अप्राकृतिक स्रोत के माध्यम से समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर इसके कुछ समय बाद, गहन शिक्षण के बाद ये मालूम चला कि आंतरिक संरचना को 3 बराबर भागों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग हमारा होता है क्रस्ट या फिर भूपर्पटी। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये मिलेगा कि ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट। यानी ये जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, इसके ऊपर मानव जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाला जो पहला पार्ट मिलेगा उसी को हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। दूसरी बात क्या होता है, क्रस्ट की मोटाई जो है, किसकी बात हो रही है, क्रस्ट की मोटाई जो है वो महासागरों से कम, यानी महासागरों में कम होता है और महाद्वीपों से अधिक, यानी महासागरों में इसकी मोटाई जो है वो कम होती है और महाद्वीपों में क्या होती है, अधिक होती है, यानी कम यानी ज्यादा होती है। यानी महाद्वीपों में ज्यादा होती है तो महासागरों में कम होती है, क्या, इसकी मोटाई। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसका निर्माण जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसका निर्माण जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। SI को हम कहते हैं सिलिका और Al को कहते हैं एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम के कारण ही इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं सियाल नाम से। किस नाम से, सियाल। और इसीलिए इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, इसीलिए इसको हम जानते हैं लिथोस्फीयर के नाम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा निर्माण हो गया और ये हो गया, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं और इसे लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लिथोस्फीयर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका घनत्व जो है ना, वो घनत्व 2.75 से लेके 2.90 के बीच में है। इसका घनत्व जो है 2.75 से लेके 2.90 के बीच में है। ये था पहला भाग। दूसरे भाग जो होता है मेंटल, उसके बारे में अब हम देखेंगे। मेंटल यानी मेंटल जो है, सबसे पहले ये समझे कि मेंटल जो है वो पहले परत के यानी दूसरा भाग होता है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्रस्ट के बाद वाली परत को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मेंटल। दूसरी चीज, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग, 67% भाग की बात किया जाए तो वो क्या होता है, मेंटल होता है। यानी मेंटल ही एक ऐसा भाग है जो पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग इसमें पाया जाता है। इसकी निर्माण की बात किया जाए, यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें भी सिलिका पाया जाता है और प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसी के वजह से इसको हम जानते हैं सीमा के नाम से।
किसके नाम से? सीमा के नाम से, इसीलिए इसको हम जानते हैं सीमा के नाम से। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पाइरोस्फेयर। पाइरोस्फेयर, इसे एक और नाम से जानते हैं पाइरोस्फेयर। यानी इसका निर्माण हमारा किससे किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम, इसको सीमा के नाम से जानते हैं और पाइरोस्फेयर के नाम से। यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। और क्रस्ट के बाद का सबसे दूसरा, यानी क्रस्ट के बाद का अगर दूसरा कोई पार्ट है तो वो है मेंटल। मेंटल यही वाला पार्ट होता है, बीच वाला ही पार्ट मेंटल होता है। अगर इसके घनत्व की बात किया जाए तो इसका घनत्व जो होता है 2.90 से लेके 4.70 के लगभग में माना जाता है। 4.70 के लगभग में माना जाता है, यानी इसके बीच में ही होता है। 4.70 के बीच में होता है। और एक चीज, इस मेंटल को हम लोग वाइट ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट ऑफ द अर्थ, यानी इसको हम वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। किस भाग को? मेंटल वाले भाग को। पहला हम लोगों ने क्रस्ट देखा, मेंटल देख लिया। अब एक और पार्ट जो नीचे की तरफ होता है उसे हम कहते हैं क्रोड। अब उसे हम समझते हैं, यानी क्रोड को समझे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि मेंटल के बाद जो भाग आता है वो क्या है? क्रोड है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के बाहरी परत से केंद्र, या फिर बाहरी परत के जगह पे हम कह दें दूसरे परत, पृथ्वी के दूसरे परत या फिर भाग। दूसरे भाग और केंद्र के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तीसरा चीज, अब इसके फिर निर्माण की बात आ गई, तो इसका निर्माण जो है ना वो निकिल और लोहे से होता है। निकिल प्लस लोहे, निकिल को हम Ni से दिखाते हैं, ठीक। निकिल और लोहे से होता है इसका निर्माण। अब निकिल और लोहे से इसका निर्माण हो रहा है तो इसीलिए इसको कहते हैं बैरोस्फेयर। बैरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और निकिल और लोहे पाए जाते हैं इसलिए इसे निफे नाम से भी जानते हैं। निफे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इसका निर्माण किससे किससे हो रहा है। इसको हम निर्माण हो रहा है तो उससे मिलके क्या बन रहा है, तो निफे नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? बैरोस्फेयर, ठीक है। इसके घनत्व की बात किया जाए तो इसका घनत्व जो है वो 11 से 13 के बीच में आता है। इसका घनत्व जो है वो 11 से 13 के बीच में आता है। और ये था। और एक चीज और, ये जो आंतरिक संरचना हम लोग इतने भागों में बांटे हैं ना, इसको सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के जो भूवैज्ञानिक थे, श्वेस, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? स्वेस, इन्होंने ही, यानी ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 बराबर भागों, यानी 3 भागों में बांटा। क्रस्ट, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। और क्रोड में क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा। फर्स्ट यानी क्रस्ट को किस नाम से जानते हैं? शियाल। किस नाम से? शियाल और लिथोस्फेयर। और सेकेंड जो हमारा क्या था? मेंटल। मेंटल में चूंकि सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए सीमा, पाइरोस्फेयर। और क्रोड में क्या पाया जाता है? निकिल और लोहे, इसे निफे या फिर बैरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।